नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का आखिरी खत। मैं इस चिट्ठी को पढ़ने और सुनने वाले उस हर शख्स से यही कहूँगी कि हर कोई अपने नाम एक खत जरूर लिखे, ताकि उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों में किसी भी तरह का कोई झगड़ा या कलेश ना हो और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें ना बनाई जाएं, जिसमें वो सच में वैसा ही हो जैसा वो था, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अपने हिसाब से न बदलें। सुबह सुबह उस दिन मैं बीच आंगन में लेटी थी। किसी ने मेरे ऊपर सफ़ेद चादर तान दी थी। आसपास बैठे सभी लोग उन्हें जाने क्यों रो रहे थे। कुछ लोग तो मुझे पकड़ के ऐसे रो रहे थे जैसे वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि वह तो मुझे फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे और मेरे मरने के बाद ऐसे रो रो कर पागल हो रहे थे जैसे मेरे मरने का सबसे ज़्यादा दुख उन्हें ही हुआ है। बल्कि मन ही मन खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो इस बुढ़िया से पीछा छूटा। पता नहीं कब से हमारी छाती पर मूंग दाल दल रही थी। हमें अपने मन से कुछ करने भी नहीं देती थी। हर बात में रोक टोक करती थी, लेकिन अब तो हमारा इससे पीछा छूटा। अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी और भी पता नहीं क्या क्या सोच सोच कर खुश हो रहे थे और झूठा दिखावा रोने का कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरा परिवार ऐसे विलाप कर रहा था जैसे कि घर में कोई मर गया हो। तभी मुझे अपनी पड़ोसी सीमा का स्वर सुनाई दिया। हाय कमला, जिज्जी कहाँ चली गई? अभी तो आपको अपने नाती नातिन की शादी देखनी थी। कल शाम जिज्जी हमें मंदिर जाती मिली थी। बेचारी हमसे गले लग के कह रही थी, पूजा तुम ही हो जो एक हमें समझती हो और हमारा दुख दर्द समझती हो, बाकी तो सब मोह माया है। कल शाम किट्टी पार्टी में गई थी, मंदिर तो मैं गई ही नहीं। तो फिर यह पूजा झूठ क्यों बोल रही है? मैं यह सोच ही रही थी कि तभी दूध वाला दाखिल हुआ। वैसे तो वह रोज मुझसे किटपिट करता था, क्योंकि मैं उसका दूध और पानी का राज जो खोल देती थी। पर आज अरे अम्मा, यह क्या हो गया है? अम्मा कैसे मर गई है? आज तो अम्मा को 6 महीने का हिसाब करना था, लेकिन हे राम, ये कब मर गई? अम्मा, आज तो 6 महीने के दूध को हिसाब करना है था और अम्मा ने तो जिंदगी भर का हिसाब खत्म कर दियो। 6 महीने का दूध का हिसाब? झूठे, कल तक का सारा हिसाब क्लियर है, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैं उस पर चिल्लाते हुए बोली। तभी मेरे बिजली विभाग वाले सारे रिटायर्ड कर्मचारी दाखिल हुए। सब एक एक कर मेरी फोटो पर माला चढ़ाने लगे। मैं अपनी माला लगी तस्वीर को देखकर गुर्राई। यह कैसी तस्वीर लगा रखी है मेरी? अरे इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं मेरी, कोई अच्छी सी तस्वीर लगाओ। पर मेरा कहना किसी ने नहीं सुना। तब मेरा दिमाग ठनका। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब तो मैं यमलोक की यात्रा को निकल ली। पर मेरी आत्मा को लेने अभी तक यम के कोई दूत नहीं आए थे। तभी अपनी मृत्यु का सच स्वीकार करते हुए मैंने सोचा, जब तक यमलोक से मेरी आत्मा को लेने कोई आता नहीं, तब तक मैं अपनी मौत के मातम का आनंद लेती हूँ। देखती हूँ मुझे कौन कितना याद कर रहा है। तभी बिजली विभाग की मेरी पुरानी सहकर्मी बोली, मन की बहुत साफ थी कमला, बिल्कुल इस कफन के जैसी बेदाग। वह मेरे ऊपर पड़े कफन को छूकर बोली। बहुत सीधी सादी महिला थी।
बिजली विभाग का कोई काम नहीं आता था, सब हमसे ही तो सीखी थी। हम कब तुमसे काम सीखे, मैं मन ही मन बोली। उल्टा हमने तुमको सिखाया है, झूठी। निकल मेरी मौत के मातम से, मैं जोर से चिल्लाई। पर यहाँ तो कोई जिंदा ही नहीं सुनते, फिर मरे हुए की कौन सुनता। कुछ देर में एक और मेरे भूतपूर्व आशिक मिजाजी सह कर्मचारी अपने मुंह का गुटका संभालते हुए बोले, देवी थी देवी, भाई जैसा मानती थी, हमें राखी बांधती थी। किसी रक्षाबंधन में हम 500 रुपया से नीचे का उपहार नहीं देते थे कमला दीदी को। दीदी, हम कब इस लंपट की दीदी हो गए। यह तो उल्टा हमारे ऊपर ही डोरे डालता था, मुझे विधवा जानकर, चाहे जब मुझसे शादी का प्रस्ताव रख देता था। और आज देखो मुझे सामने मरा हुआ देखकर कैसे बढ़िया भाई बहन का रिश्ता बना रहा है। अभी मेरी अर्थी उठी भी न थी कि मेरी नज़र घर के एक कोने में बैठे बच्चों पर चली गई। वे कोल्ड ड्रिंक और समोसों की पार्टी कर रहे थे। कुछ ही देर में राम नाम सत्य है का स्वर गूंजा और सब चल दिए शमशान भूमि की ओर। उसके बाद पूरे दिन लोग बाग आते जाते रहे। कब क्या हुआ, क्यों और कैसे हुआ, वाला वही घिसा पीटा सा सवाल सब पूछते। और उनके सवाल पर कभी बेटी तो कभी बहू टेप रिकॉर्डर सी बज पड़ती। कल शाम सबके साथ बढ़िया खाना खाया। उसके बाद उनके पेट में जरा सा दर्द हुआ, फिर दर्द की दवा खाकर सो गई। सुबह जब देर तक नहीं जागी तो देखा कि अम्मा नहीं रही। कहती हुई वे रो पड़ती। यहाँ आते जाते लोग बाग अपना शोक व्यक्त करते हुए मुझसे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहे। जिसके मन में जो आ रहा था वह मुझे लेकर वही कह रहा था। शाम होते ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ यह बहस करने बैठे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो। अम्मा साफ कह रही थी हमसे कि उनका वो कीमती रानी हार उनकी बड़ी बहू यानी कि हम ही पहनेंगे। बड़ी बहू की इस बात पर छोटी बहू तपाक से बोली, अच्छा भाभी, लेकिन अम्मा तो बिल्कुल यही बात हमसे भी कहती थी। पर सच तो यह था कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा था। कुछ ही देर में घर के कागजों को लेकर बहस शुरू हो गई। ये अम्मा तो बड़ी होशियार थी। वैसे तो कागजों का खूब काम जानती थी, पर देखो कभी भी अपनी वसीयत लिख कर नहीं गई। इस पर मेरी बेटी बोली, भाभी कैसी बातें करती हो, उन्हें पता था क्या कि वे कब मरने वाली हैं। वैसे अम्मा ने मुझे बताया था कि वे वसीयत में क्या क्या लिखने वाली थी। वे कहती थी कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा वे मुझे भी देंगी। वहारे परिवार, इनकी अम्मा मर गई और इन्हें जमीन जायदाद वसीयत चाहिए। तब ये तीनों छोटे छोटे से थे जब इनके पिता का देहांत हुआ था। उसके बाद मैंने अपने दोनों बेटों और बेटी को नौकरी करके पाला था, अच्छी शिक्षा दी, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, शादी कराई। मेरा किया कुछ भी इन्हें याद नहीं है। इन्हें तो इस बात का दुख है कि अम्मा वसीयत क्यों नहीं लिख गई। कुछ ही घंटों में घर का माहौल बदल गया। जहां मेरी मौत का मातम मनाया जा रहा था, वहीं प्रॉपर्टी को लेकर महाभारत छिड़ी हुई थी। इस लड़ाई में मेरे दोनों बेटे नीरज और धीरज, दोनों की पत्नियां मेरी बेटी व दामाद थे। नीरज ने बहस के दौरान धीरज को धक्का मारा और वह मेरी तस्वीर पर जा गिरा और मेरी नींद टूट गई। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त आधी रात थी। सब शांति से सो रहे थे। मैं भी जीती जागती काया थी। ऐसा विचित्र सपना देखकर मैं डर गई थी। उसके बाद
उस सपने के कारण मैं सो नहीं पाई। सुबह उजाला होते ही मैंने कागज कलम उठाकर अपने लिए एक खत लिखना शुरू किया। प्रिय, मैं कमला, जीवन की आपाधापी में तुमसे बात करने का कभी समय ही नहीं मिला, इसलिए आज मैं स्वयं के लिए एक खत लिख रही हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, इन सब सवालों का उत्तर सबसे बेहतर मेरे पास ही है। मैं आज यह खत लिखते हुए खुद से मुलाकात कर रही हूँ। मैं कमला हूँ, वह कमला जो बचपन में बेहद शरारती थी, वही कमला जिसमें अच्छाई के साथ साथ ढेर सारी खामियां भी हैं। मैं वही कमला हूँ जो परफेक्ट वाइफ, सुपर मॉम और अच्छी दादी नानी बनने के चक्कर में खुद को कहीं खो बैठी थी। मैंने 30 सालों तक सरकारी नौकरी का काम किया। मैंने हर काम खुद सीखा। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपने जीवन के सारे कर्ज उतार दिए हैं। मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से और सभी जिम्मेदारियों को निभाया है। मैं 80 साल की एक विधवा हूँ, पर मैं मंदिर नहीं जाती। मैं तो किट्टी पार्टी में जाती हूँ। यह जरूरी नहीं कि बूढ़ी हो गई इसलिए मंदिर ही जाऊँ। मुझे किट्टी पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने जीवन को अपने हिसाब से ही जीना चाहा है। मैंने अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की। मैंने उन्हें पाल पोस कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। यही क्या कम है? मेरे सारे कीमती जेवर और सामान मैं एक ट्रस्ट के नाम करके जा रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे अब बहुत समझदार हैं, इसलिए आशा है कि उन्हें यह बात हजम हो जाएगी। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगे, ना कि कोई बहुत पुरानी और बदसूरत सी। और उस शोक सभा में कोई मेरे लिए कुछ न बोले। बस उस दिन मेरी लिखी यह चिट्ठी पढ़ी जाए, जिसमें असल में मैं ही हूँ, वह भी बिल्कुल वास्तविक। मैं इस चिट्ठी को पढ़ने और सुनने वाले उस हर शख्स से यही कहूँगी कि हर कोई अपने नाम एक खत जरूर लिखे, जिसमें वो सच में वैसा ही हो जैसा वो था, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अपने हिसाब से ना बदलें और आपके बारे में तरह तरह की बातें ना बनाएं कि आप कौन थे, कैसे थे और आपने किसके लिए क्या कुछ किया है और क्या नहीं। यह काम आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं करें, क्योंकि मृत्यु कहकर नहीं आती। वह तो कभी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, जिसका किसी को भी पता नहीं है। दूसरों के लिए जिएं, पर खुद के लिए जीना कभी न छोड़ें। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अपने लिए जरूर लिखें या करें जो आपके जाने के बाद भी आपकी कहानी को उस तरह से बयां कर सके जैसे आप असल में थे, ना कि दुनिया के हिसाब से। प्यारी कमला, तुम्हारे लिए तुम खुद। मैंने खत लिखकर पेपर वेट से दबाकर रखा ही था कि दूध वाला आ गया और उसका दूध देखकर मैं रोज की तरह उससे कहने लगी, कितना पानी मिलाता है प्रकाश? तेरे दूध की चाय बनाने जाओ तो पानी मिलाने की भी जरूरत न हो। बाहर मेरी उसकी बहस हो रही थी और अंदर मेरा लिखा खत पंखे की हवा में हिलता हुआ मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।